हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज़ महेंद्र संगानी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ इज़ एवरीवेयर। ओके, हाँ, सो दिस इज़ माय 15th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर मैट्रिक्स. Well, till now we have covered each and every point of NCERT topic, and we have covered some of the JEE topic also, which can be directly related to the NCERT topic. Okay, so बहुत सारे इस तरह के JEE में टॉपिक है जो NCERT की बुक में नहीं है और NCERT के टॉपिक के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, वो हमने पहले ही कवर कर लिए हैं. बट स्टिल वी आर लेफ्ट विथ सम ऑफ द टॉपिक जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट हमको मैट्रिक्स चैप्टर में ख़त्म करना ही पड़ेगा. ठीक है, फॉर जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू. तो मोर टॉपिक ऑफ मैट्राइसिस, ये हमारा 15th वीडियो, इसी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेट से. डिटर्मिनेट यूज्ड इन मैट्रिक्स. वैसे तो ये डिटर्मिनेट चैप्टर हम अलग से ही पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक में, बट ये टॉपिक को कवर करने का एक स्पेशल रीज़न ये है कि इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेट विच कैन बी यूज्ड इन मैट्राइसिस, है ना, जो सिर्फ मैट्रिक्स में यूज़ होती है. सो उसकी प्रॉपर्टी हम स्पेशली पढ़ेंगे और उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन एंड कुछ ऐसे टॉपिक मैट्रिक्स के जो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसमें डिटर्मिनेट का डायरेक्ट यूज़ है. सो फॉर दैट रीज़न वी नीड टू स्टडी दिस टॉपिक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेट यूज्ड इन मैट्रिक्स. एज वी नो दैट किसी का भी डिटर्मिनेट फाइंड करना हो तो हमको प्रोसीजर पता है कैसे फाइंड करना है. समझ लो 3/3 का डिटर्मिनेट है तो कैसे करना है. समझ लो पहली रो से अगर रेफरेंस रख के किया तो पहली रो का पहला एलिमेंट एज इट इज़, उसको एज इट इज़ रख के उसी रो और उसी कॉलम को ढक के जो भी ये 4 एलिमेंट बचेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब y2z3 माइनस y3z2, वही यहाँ पे लिखेंगे x1 इंटू माइनस, फिर ये मिडिल वाला, पहली रो का मिडिल वाला एलिमेंट उसको नेगेटिव करेंगे, जो भी है उसका ऑपोजिट करेंगे, इनटू उसी रो एंड कॉलम को ढक के जो 4 एलिमेंट बचे x2 z2 x3 z3 उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x2 z3 माइनस z2 x3 वही यहाँ पे लिखेंगे, प्लस z1 इंटू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही रो एंड कॉलम निकाल के x2 y3 माइनस y2 x3 x2 y3 माइनस y2 x3. तो उससे हम डिटर्मिनेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देख लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ आई. क्या होगा भाई बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ आई? तो आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि आई समझ लो ऐसा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने जाओगे आपको 1 आंसर मिलेगा लास्ट में. आप इसी मेथड से अगर फाइंड करने जाओगे तो ठीक है. उसके थोड़े बहुत शॉर्टकट हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे कि फटाफट से कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, बट अभी तो सिर्फ याद रखते जाओ. फिर सेकंड, अगर ज़ीरो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते तो वो ज़ीरो आएगी, बट वहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स जो होगा ना, ज़ीरो मैट्रिक्स वो कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, है ना. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है खुद तभी उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वरना जीरो मैट्रिक्स तो बहुत सारे बनते हैं ना. वैसे 2/3 वाले जीरो मैट्रिक्स भी बन जाते हैं जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो, बट उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक चीज़ ऐसी है जिसका अगर वैल्यू फाइंड करना हो, मतलब अगर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो मैट्रिक्स खुद हमेशा ही स्क्वायर होना चाहिए. तो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें जो मैट्रिक्स यूज़ करेंगे सभी मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे. फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. ओके, मतलब ए एंड बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो एंड उसका जो भी आंसर है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो वही आंसर ए का डिटर्मिनेंट अलग से फाइंड करो एंड बी का डिटर्मिनेंट अलग से फाइंड करो, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो सिमिलर आएगा. मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि समझ लो ये 5 6 7 8 है, ये 1 2 3 4 है, तो इसका आंसर कुछ ना कुछ यहाँ पे बन जाएगा, समझ लो, बराबर. तो अगर इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो आपको समझ लो ए आंसर आया. फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया एंड इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया से एक्स वाई,
तो x एंड y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो a जितना होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जितनी है। सो अल्टीमेटली वी कैन सेपरेट दिस डिटर्मिनेंट एट बोथ द मैट्रिक्स, बराबर। उसको हम याद रख लेंगे तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4th नंबर की, ये इंपॉर्टेंट है, k इंटू ए। पता है ना के ए क्या है? के हमेशा क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, है ना? नहीं, स्केलर मैट्रिक्स नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। जहाँ पे जो के है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर ए खुद डायगोनल मैट्रिक्स है तो के ए स्केलर मैट्रिक्स होगा, बट यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि भाई ए खुद डायगोनल मैट्रिक्स हो। ए कुछ भी मैट्रिक्स होगा, के कोई स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर लिया है एंड अगर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाएंगे और इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, कोई बोलेगा सर इसको ऐसे लिख दो, तो ये नहीं चलेगा, है ना। वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। यहाँ पे डिटर्मिनेंट दोनों को सेपरेट नहीं दे सकते। अगर देना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो है ना के, उसको पावर n के साथ निकालना पड़ेगा। अब n क्या है? तो n जो है ना वो ऑर्डर है, n क्रॉस n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, है ना। मैट्रिक्स A का जितना भी ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर यहाँ पे हमको बाहर एक साथ में निकालना पड़ेगा। मतलब एज एन एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ कि आपके पास 3A है तो 3 पावर 3 के साथ निकलेगा अगर A 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, हेलो, चलो मैं इसका दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। समझ लो यहाँ पे 4A है, किसी को लगेगा ये 3 इसी का है, बराबर। तो 4⁻3 हो जाएगा। अगर A का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो 4 जब बाहर निकलेगा ना डिटर्मिनेंट के, तो 3 पावर के साथ निकलेगा। ठीक है, 3 पावर कहाँ से आया? तो 3 पावर आया इससे। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा है तो नेक्स्ट चैप्टर में समझ पाओगे ऐसा इस क्यों है। क्योंकि डिटर्मिनेंट जब तक आपको पता नहीं है तब तक आपको उसकी प्रॉपर्टी डायरेक्टली पता नहीं चलेगी। बट मैंने यहाँ पे इसलिए कवर करवाया है ताकि आगे इसमें कोई टॉपिक है जिसमें डायरेक्ट यूज़ है। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट में 5th प्रॉपर्टी, समझ लो मैंने ऐसा लिख लिया a², तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली अगर मैंने a⁻n फाइंड किया उसके बाद डिटर्मिनेंट किया, देन इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू mod a और डिटर्मिनेंट a⁻n। ठीक है, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं a का ट्रांसपोज करूँ एंड देन उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ तो उसकी वैल्यू और एक मिनट, हाँ, ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ये तो पता ही है ना, इसमें n कहाँ गया? हाँ, ओके। a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड a का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू हमेशा ही कैसी होती है? सिमिलर होती है। क्योंकि a ट्रांसपोज करने से क्या सिर्फ चेंज होता है? रो से कॉलम में चेंज हो जाता है और उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड किया जाए। तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ इसका आंसर कैसे बनेगा। डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, मैंने बताया ना, सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे 2 इंटू, फिर क्रॉस उसी रो एंड कॉलम को निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका हो गया ना, 7 टू द 14 माइनस 0, है ना, 3 इंटू 0 0। फिर ये सेकंड एलिमेंट इसको ले लिया मैंने, उसको मैंने बताया ना, उसको जो भी है उसका ऑपोजिट लो एंड देन अगेन उसी रो को एंड कॉलम को निकालोगे, देन वी गेट दिस 4 एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा 4 टू द 8 माइनस 0। देन द नंबर इज लास्ट में इसका नंबर है, ठीक है, -3। तो -3 इंटू -3 का एज इट इज़ -3 इंटू, अब इसका नंबर होने के बाद यहाँ पे ये जो बचा बराबर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? तो वो आएगा फिर 4 3 जा 12 प्लस 7 1 जा 7। सो फाइनली आंसर क्या बनेगा? 14 2 जा 28 माइनस 40, फिर 12 प्लस 7 कितना होगा? 19 3 जा 57। ओके, सो फिर इसका जितना भी आंसर है वो लिख लेना। ठीक है, आप कैसे कैलकुलेशन करना है वो बहुत बार बता दिया है, फिर भी अगर नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार दिखाया। फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो यहाँ पे ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 4 है, याद रखना। ठीक है, ऑर्डर कितना है? 4।
तो मतलब ऑर्डर n क्रॉस n 4 क्रॉस 4 है, तो n की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है इसमें, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ये बाहर का डिटर्मिनेंट, उसके अंदर ये a मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, फिर इसके अंदर वापस एक डिटर्मिनेंट है ना, उसके डिटर्मिनेंट के अंदर भी वापस एक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज है, उसके अंदर ये एक वापस डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये तो हमको पता ही है कि डिटर्मिनेंट की हमेशा ही वैल्यू, कोई वैल्यू मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है से डिटर्मिनेंट A बराबर। तो यहाँ पे क्यों डिटर्मिनेंट A, तो उसकी कुछ वैल्यू बन जाती है। तो वैल्यू मतलब उसको हम K समझ सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू मतलब क्या होता है, कोई क्वांटिटी है ना, जैसे 5 या 10, तो वही होता है ना K। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, तो ये कुछ ऐसा बन गया K इंटू A ट्रांसपोज है ना, जहाँ पे K क्या है, तो K ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेंट A है। अब जैसे अगर इसका फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, K रेस टू N इंटू A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ऐसा बनता है ना। तो उसी हिसाब से K की जगह क्या लिखना है हमको, डिटर्मिनेंट A उसका पावर N इंटू A ट्रांसपोज, ऐसा लिखना है। ठीक है, समझ में आया भाई। तो ये कैसे मैंने कैलकुलेशन किया, तो उसको लिख के चलो यहाँ पे सेपरेटली वापस एक बार करते हैं। क्या किया हमने, सब कुछ साथ में लिखते लिखते जाएंगे। पहले बाहर का डिटर्मिनेंट, फिर अंदर के ये डिटर्मिनेंट में, अंदर के इस डिटर्मिनेंट में क्या चेंज करेंगे, तो उसका आंसर ये वाला लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेस टू N, N की जगह 4, फिर अंदर की साइड A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, देन A, देन डिटर्मिनेंट बराबर। ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड यूज़ करेगा ये क्वेश्चन आपका। ओके, हाँ चलो ठीक है। मैंने क्या बताया था वापस एक बार सुन लेना, और अगर समझ में नहीं आया तो वापस एक बार देखना कि क्या लिखा मैंने। ठीक है, डिटर्मिनेंट A को मैंने K समझा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट A भी कुछ वैल्यू देगा और K भी कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे जो रूल्स होगा वही रूल्स यहाँ पे होगा। तो वही रूल्स को मैंने अप्लाई किया, K बाहर निकलने पे K रेस टू N होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे डिटर्मिनेंट A बाहर निकलने पे डिटर्मिनेंट A रेस टू N होगा। ठीक है, और फिर इसकी जो वैल्यू आई वो वैल्यू ये बन गई, और वही वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया n की जगह 4 रख के। ठीक है, ओके। अब ये फाइनली क्या बन गया, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज मतलब वही डिटर्मिनेंट A ही होगा। हाँ, वो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी ना प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज कैन बी डायरेक्टली रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ना, हाँ तो लिख सकते हैं। फिर ओके आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A रेस टू 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेस टू 1 है, तो वो सब मिला के क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेस टू 5। ठीक है, उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया तो थोड़ा ये सिंपल हो गया। वापस यहाँ पे वही प्रॉपर्टी, देखो इसको मुझे K समझना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वापस कोई क्वांटिटी देगा आंसर, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ K A हो गया। अब वही K को मैं अगर बाहर निकालूँ तो ये समझ लो K है, चलो ठीक है, ये K बाहर निकल गया, और उसका पावर कितना, तो 4, K रेस टू N, तो डिटर्मिनेंट A रेस टू 5 का पावर 4 इंटू अंदर क्या बचेगा, सिर्फ A बचेगा ना। ये डिटर्मिनेंट के अंदर इसको बाहर निकलने पे अंदर क्या बचा, सिर्फ डिटर्मिनेंट के अंदर A बचा, तो उसको मैंने लिख लिया। फिर ओके इक्वल टू डिटर्मिनेंट A रेस टू लैम्बडा। सो फाइनली अब मुझे सामने कंपेयर करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर 20 प्लस 1 है ना, बाजू में जो है डिटर्मिनेंट उससे प्लस 1 बना, तो उससे फाइनल हमारा आंसर बना लैम्बडा इक्वल टू 21। ठीक है, क्रिटिकल क्वेश्चन था, बट ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये प्रॉपर्टी इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, और JEE के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो मेरे ख्याल से ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, वही कवर करेंगे। थोड़े बहुत टॉपिक एक्स्ट्रा है, बट वो टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटर्मिनेंट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, जिसका डायरेक्ट यूज इसमें है नहीं। वैसे ये सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस तो उसमें भी है डिटर्मिनेंट चैप्टर में, फिर भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया क्योंकि मैं एक साथ में सभी तरह के मैट्राइसिस को कवर करना चाहता हूँ। ओके, तो पहला है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस। ओके, ये अगेन ऑलमोस्ट सभी टॉपिक में आपको ये दिखाई देगा कि फॉर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, है ना। ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, और आगे भी बहुत सारे मैट्रिक्स हमने जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें भी मैंने बहुत सारे मैट्रिक्स में बोला था कि
ऑलमोस्ट सभी तरह के मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। उसके अंदर आगे क्या क्या स्पेशल उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से उसको नाम देंगे, ठीक है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे, है ना, सिंपल। सिंगुलर मतलब सिंगल जैसा कुछ आंसर बन रहा है, सिंगुलरिटी क्रिएट हो रही है, सिंगुलरिटी क्रिएट होती है ना ब्लैक होल में, मतलब वहाँ पे सब कुछ जीरो हो जाता है, उसी हिसाब से सिंगुलरिटी क्रिएट होती है डिटर्मिनेंट में, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। अगर वो सिंगुलरिटी क्रिएट नहीं करता मतलब जीरो आंसर नहीं देता है उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो वो हमेशा ही क्या हो जाता है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोल दूँ कि समझ लो ए इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पे से 4 5, देन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, चलो माइनस से, रुक जाओ मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, हाँ 3 4 3 4 3 एंड 8 3, चलो ऐसा ले लिया, ठीक है ना। हाँ, अगर मैंने इसका आंसर बनाया डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या बनेगा भाई इसमें, तो डिटर्मिनेंट का आंसर बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 6 जा 24 माइनस 8 3 जा 24, सो ये हो गया 0। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर, क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इतना ही सिंपल है और कुछ है नहीं इसमें। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है, ठीक है। अब नॉट वन कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, अब कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है ना, इतना टफ नहीं है। अगर मैं एग्जांपल से बताऊँ तो अगर इफ़ ए इक्वल टू ऐसा कोई मैट्रिक्स है, समझ लो 1 5 प्लस आई 3 माइनस आई एंड 7 आई, समझ लो ऐसा कुछ है। मोस्टली कंजुगेट ऐसी चीज़ कहाँ पे आएगी, तो कंजुगेट किस में आता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है ना, तो उसी तरह के मैट्रिक्स हो गए ना, तभी हम कंजुगेट के बारे में सोचेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट क्या होता है भाई, तो बस सभी नंबर में कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट मतलब इमेजनरी वाला पार्ट जो है उसकी साइन चेंज कर दो, हो गया कंजुगेट। तो ये 1 है, 1 तो रियल नंबर है, उसकी साइन तो चेंज होगी नहीं। फिर 5 प्लस आई में 5 माइनस आई हो जाएगा, है ना, जो इमेजनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज। 3 माइनस आई बन जाएगा 3 प्लस आई, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज, एंड 7 आई बन जाएगा माइनस 7 आई, है ना। तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो, यू विल फाइंड कंजुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना, सिंपल। एंड ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है, तो समझ लो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन से ए इक्वल टू अगर मैं बोल दूँ 1 5 प्लस आई 3 माइनस आई एंड 7 आई, तो इसका मुझे अगर ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों करना है, ठीक है, मतलब मैंने कॉन्जुगेट किया एंड ट्रांसपोज किया, दोनों करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ट्रांसपोज भी लेना है, मतलब रो से कॉलम में भी चेंज करना है और सभी एलिमेंट के कॉन्जुगेट भी लेने हैं। तो चलो पहली वाली रो है क्या है, 1 एंड 5 प्लस आई, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 एंड 5 प्लस आई का कॉन्जुगेट 5 माइनस आई, हो गया, ये ट्रांसपोज भी हो गया क्योंकि रो को मैंने कॉलम में लिख दिया और किस तरह से लिखा, कॉन्जुगेट करके, ठीक है। अब सेकंड रो को मुझे सेकंड कॉलम करना है और सभी के कॉन्जुगेट लेने हैं। तो सेकंड रो में क्या है 3 माइनस आई, तो उसको मैंने लिख दिया सेकंड कॉलम में 3 प्लस आई, 7 आई को लिख दिया माइनस 7 आई। तो सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट थे उसको सेकंड कॉलम बना दिया और साथ में कॉन्जुगेट भी कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का स्पेशल सिंबल है ए रेस टू थीटा। मतलब ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को आप अगर एक बार ऐसे डिनोट करोगे किसी मैट्रिक्स को ए रेस टू थीटा, तो उसका मतलब यही हो जाएगा कि ये ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों हुआ है, ठीक है। तो चलो ये नोट के बेस से हम ये दो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके। तो उसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स, पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है कब, इफ ए इक्वल टू ए रेस टू थीटा। जैसे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था ना, अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो वो सिमेट्रिक होता है, वैसे यहाँ पे ए इक्वल टू ए रेस टू थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। अब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है उसकी दूसरी डेफिनेशन भी है
है ना। जैसे वो सिमेट्रिक में भी दूसरी डेफिनेशन थी ना कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, वैसे ही यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन है इफ़ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बार, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट की बातें होती है ए रेस टू थीटा में, इसलिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बार है। तो अगेन फॉर एवरी आई एन जे, है ना, एवरी आई एन जे, तो वो क्या हो जाएगा, हर्मिशन मैट्रिक्स। तो दो डेफिनेशन है, एक तो ए इक्वल टू ए रेस टू थीटा अगर होगा तो भी हम उसको बोल सकते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स, या फिर इस तरह से भी वही चीज़ को हम समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। इफ़ ए इक्वल टू, से मैंने यहाँ पे ले लिया ए, ये चलो बी प्लस आई सी, फिर ये ले लेते हैं हम बी माइनस आई सी, एंड इसको ले लेते हैं डी, चलो ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो आप अगर इसका ए रेस टू थीटा फाइंड करोगे तो क्या आएगा, देखो क्या होता है ए रेस टू थीटा, तो ए बार एंड उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या होता है, पहली रो है उसको पहली कॉलम बना दो, चलो बना दिया, ए एंड बी प्लस आई सी, एंड साथ में कंजुगेट भी कर लो, तो ए एंड बी माइनस आई सी हो गया ना। पहली रो जो थी वो लिख ली मैंने पहली कॉलम में कंजुगेट के साथ। ठीक है, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में लिखेंगे विथ कंजुगेट, तो b माइनस आई सी बिकम b प्लस आई सी एंड d बिकम d एज इट इज। सो आप देख सकते हो वही a है ना, उसी को हम a बोलेंगे, दैट इज वाई ए रेस टू थीटा इक्वल टू a बन जाएगा। तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स। अब इसकी खासियत क्या है, एक मिनट, हाँ, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो हमेशा ही रियल रहेंगे, वो पहली खासियत। और दूसरी खासियत, ये डायगोनल के रिफ्लेक्टिव एलिमेंट जो है वो हमेशा ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहेंगे। जैसे अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल दूँ, चलो कि अगर मैं बोल दूँ कि ये a है, मैं यहाँ पे लिख लूँ चलो 3, ये 4i, ये 2 प्लस आई, फिर यहाँ पे मैं माइनस 4i लिख दूँ, ये 4 लिख दूँ, और यहाँ पे मैं चलो 7 माइनस आई लिख दूँ, ये 2 माइनस आई, ये 7 प्लस आई, और ये 5। तो ये हो जाता है ऑटोमेटिकली हर्मिशन मैट्रिक्स। मैंने जो जो रिक्वायरमेंट थी बता दी, वही लिखिए। देखो डायगोनल में क्या होगा, रियल, एंड डायगोनल के जो ऊपर नीचे है वो सब एलिमेंट एक दूसरे के, जैसे 4i ये माइनस 4i एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो गया, 2 प्लस आई 2 माइनस आई एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो गया, 7 माइनस आई 7 प्लस आई एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो गया। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन में हर्मिशन मैट्रिक्स में ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा ही होगी। तो एक पॉइंट क्या हो गया कि डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट शुड बी ऑलवेज, डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज रियल, वो हमेशा ही रियल नंबर होंगे, एंड उसके ऊपर नीचे वाले जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये हो गई हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब उसी तरह से स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कब रहता है, जब a इक्वल टू माइनस ए रेस टू थीटा, वही जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था ना, वैसे इसी हिसाब से यहाँ पे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था, a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे a इक्वल टू माइनस ए रेस टू थीटा, है ना। अभी ए रेस टू थीटा क्या है वो तो समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, तो बस वही ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई बार, है ना, फॉर एवरी आई एन जे। तो ये हो गई दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, अब उसका एग्जांपल देखते हैं, चलो। तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, चलो समझ लो यहाँ पे है से 2i, ये है माइनस 3 प्लस आई, तो ये हो जाएगा 3 प्लस आई, एंड समझ लो इसमें लिख लेते हैं 0। चलो, तो ये होगा ना, ये जो है वो हर्मिशन मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अब मैं क्यों कॉन्फिडेंस हूँ कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स ही है, तो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप सोचना क्या मैंने स्पेशली किया इसमें। चलो 5 प्लस आई, फिर एक मिनट, 5 प्लस आई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चलो यहाँ पे 7i, फिर ये चलो 7 प्लस आई, 4 माइनस आई, माइनस 7 प्लस आई, 0 2i, फिर ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस आई से यहाँ पे आएगा 2i एज इट इज़, और ये समझ लो माइनस 3i है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो इसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो डायगोनल वाले एलिमेंट हमेशा ही क्या रहेंगे,
डायगोनल वाले एलिमेंट हमेशा ही इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी या फिर जीरो, है ना। क्या होगा इसमें नोट्स में, डायगोनल एलिमेंट कैन बी प्योरली इमेजनरी, या तो वो प्योरली इमेजनरी रहेगा और ज़ीरो हो सकता है ना। क्या हो सकता है, ज़ीरो। एंड बाकी जो डायगोनल के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट है उसमें हमेशा ही रियल पार्ट चेंज होगा। देखिए जैसे ये 7 + i था तो ये -7 + i हो गया, ये 4 - i था तो ये -4 - i था, ये 2i था तो ये 2i ही रहा, क्योंकि रियल पार्ट ही चेंज होता है। इमेजनरी पार्ट में आप देख सकते हो किसी में चेंज नहीं किया था। तो ये कंडीशन हो गई स्क्यू हर्मिशन की, ठीक है। इतना आप आराम से इतना देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हर्मिशन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स है। ये पहला वाला मैट्रिक्स कौन सा है, तो इसमें कोई खासियत है नहीं, तो सिर्फ इसको नाम देते थे स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। कोई स्पेशल खासियत है तो नहीं, ठीक है चलो। फिर दूसरा वाला मैट्रिक्स, तो इसमें स्पेशल खासियत है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले होंगे ना, तब हमेशा ही एक दो मैट्रिक्स के बारे में ही सोचना, कौन कौन से दो, या तो वो हर्मिशन होगा या फिर स्क्यू हर्मिशन होगा। तो ये इसमें देखा सबसे पहले हमने डायगोनल, तो डायगोनल में या तो ज़ीरो या तो इमेजनरी पार्ट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर डायगोनल के ऊपर नीचे क्या है, तो ऊपर नीचे जैसे ये 5i कोई रियल पार्ट में रियल पार्ट है ही नहीं, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज नहीं होती। फिर ये 2 + i और ये -2 + i, रियल पार्ट का साइन चेंज हो गया, हाँ। फिर ये -3 + i और ये 3 + i, इसमें भी रियल पार्ट के वैल्यू में चेंज हुआ, इमेजनरी पार्ट एज इट इज़ है। तो ये सब कुछ किस में होता है भाई, तो स्क्यू हर्मिशन में, है ना। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में ऐसा होता है, तो पता चल गया। तो ये तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। ये थर्ड वाला, ये कौन सा है भाई, डायगोनल एलिमेंट अगर सभी ज़ीरो है और उसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट अगर ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये तो याद ही है भाई हमको, मैंने यहाँ पे इसलिए कवर किए कि आप लोग इसके साथ भी ये इसको भी याद कर लो एक बार, है ना, इसका रिवीजन कर लो। चलो, डायगोनल मैट्रिक्स अगर रियल है एंड बाकी उसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट में कॉन्जुगेट आ रहा है एक दूसरे का, 1 + i 1 - i, 2i - 2i, 3 + i 3 - i, कौन सा होगा ये, हर्मिशन मैट्रिक्स, है ना। क्या होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। वापस ये डायगोनल में क्या है, तो डायगोनल में है इमेजनरी या फिर ज़ीरो, देखो इमेजनरी या फिर ज़ीरो। एंड उसके ऊपर नीचे वाले नंबर कौन से हैं, देखो आप, तो उसके ऊपर नीचे वाले नंबर जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो एक दूसरे के कंजुगेट नहीं है, लेकिन रियल पार्ट की साइन हर एक में चेंज हो रही है, इमेजनरी पार्ट की किसी में चाहे साइन चेंज होगी नहीं। तो ये हो जाता है स्क्यू हर्मिशन की कंडीशन, ठीक है। चलो, अब ये वाला कौन सा है भाई, 5 6 0 0, ये डायगोनल के सिवा जो जो एलिमेंट है उसमें क्या है भाई चेंज, तो ऊपर नीचे सिमिलर है, 0 0 2 2 3 3, हाँ है ना, 0 0 2 2 3 3। तो ये कौन सा हो गया भाई, तो ये हो गया अपना सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। एंड ये वाला तो डायगोनल में प्योरली रियल है एंड उसके ऊपर नीचे जो नंबर है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो एक आध तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा तो मैंने बोला ना, वो आप हमेशा ही हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन के बारे में सोचेंगे। तो डायगोनल में रियल एंड उसके ऊपर नीचे अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट नंबर है, हाँ 7 and 7 दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, हाँ है, क्योंकि इमेजनरी पार्ट की ही साइन चेंज होती है, रियल की चेंज नहीं होती। फिर ये 5 and 5 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो हाँ है। 7 - i and 7 + i एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो हाँ है। तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं, सिर्फ हर्मिशन, ठीक है, सिर्फ हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। तो थर्ड मैट्रिक्स देखते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके अंदर क्या कंडीशन होगी, तो ये होगा ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन, अगर या फिर ए ट्रांसपोज को उल्टे तरीके से मल्टीप्लाई करो, मतलब ए ट्रांसपोज को आगे रखो और पीछे ए रखो, दोनों तरीके से सिमिलर आंसर आए और उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों तरीके से आंसर आई ही होगा। मतलब अगर इसका आंसर आई है तो इसका आंसर भी आई ही आएगा, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। अगर किसी ने बोल दिया सर ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है,
तो क्या मुझे ज़रूरत है चेक करने की ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई आई ऐसा चेक करने की ज़रूरत है? तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसका आंसर आई है तो इसका आंसर भी आई ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है भाई, है ना। उसका रीज़न क्या है, तो चलो मैं थोड़ा बहुत रीज़न समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, अगर समझ लो ऐसा कुछ है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने आगे इस तरफ मल्टीप्लाई किया, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू आई, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखने की ज़रूरत है भाई, लिखने की ज़रूरत है। ओके, एक मिनट, हाँ मुझे इस तरफ ए ट्रांसपोज लिखने की ज़रूरत है भाई, आई लिखने की ज़रूरत है नहीं, चलो तो फिर ठीक है। फिर ये हो गया ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू क्या है, आई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको आई रखनी है कहीं पे भी। तो चलो मैं और एक कर लेता हूँ, ए मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ए, बट पीछे की तरफ रखता हूँ दोनों साइड में, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो पीछे की साइड रख लिया। अब ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। ओके, हाँ ये लास्ट स्टेप निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ अब इसके बारे में एक साथ में सोचते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मैं क्या करता हूँ, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, पीछे की साइड। तो ये क्या हो गया, कोई भी मैट्रिक्स और उसका मल्टीप्लिकेशन उसके इन्वर्स के साथ, यहाँ पे भी कोई भी मैट्रिक्स और उसका मल्टीप्लिकेशन उसके इन्वर्स के साथ क्या होगा, वो हमेशा ही क्या देगा आंसर, आई। तो ये दोनों हमने आई आंसर बना दिया। तो फाइनली ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू आई। तो आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो खुद ए ट्रांसपोज इंटू ए, सो उसका आंसर हो गया आई। सो ये प्रूव हो गया, है ना। तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको बस दिखाना था कि ये दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अगर कोई एक है तो दूसरा है, मतलब, ठीक है। ओके, तो फिर ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, या फिर इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में और क्या सोच सकते हैं, तो ऐसा सोचो कि मैं कुछ प्रॉपर्टी बनाता हूँ। समझ लो मैंने ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई में दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी मैंने समझाई थी मैट्रिक्स वाले पोर्शन में आगे सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट को दोनों मैट्रिक्स को दे दूंगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या हो जाता है, 1, वो तो मैंने बताया था, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को वो डिटर्मिनेंट ए ही बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो हाँ हो सकता है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा ये, +or-1। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी हमेशा ही, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमेशा ही सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, क्या होगा, हमेशा ही नॉन सिंगुलर, है ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। क्या लिख सकते हैं इससे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक से। ये एक प्रॉपर्टी हमने लिख ली, और साथ में दूसरा क्या लिख लिया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमेशा ही डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होती है, +or-1। ये 2 चीज़ हो गई। एंड तीसरी चीज़ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कोई भी मैट्रिक्स को तुरंत देख के, सिर्फ देख के पता कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फिर आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स बोल दिया, चलो ये है cos थीटा, ये है sin थीटा, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ sin थीटा एंड यहाँ पे माइनस कोस, कुछ भी ले, माइनस कोस थीटा ले लिया, चलो। तो ये मैट्रिक्स है ना, ये ऑर्थोगोनल है, मुझे पता है। कैसे, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो इस तरह से
ए इंटू ए ट्रांसपोज करना इसका, मतलब ये ए है, फिर इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करो, उसका मल्टीप्लिकेशन करना, यू विल डेफिनेटली फाइंड आई, है ना। अब मैंने कैसे चेक किया अपने हिसाब से, तो मैं है ना या तो मैं रो चेक करूंगा, तो रो में क्या बना भाई, पहली रो जो बन गई वो क्या है, कोस थीटा एंड साइन थीटा, है ना, कोस थीटा एंड साइन थीटा, एंड दूसरी रो क्या है, साइन थीटा एंड माइनस कोस थीटा। तो ये जो रो 1 है एंड रो 2 है, वो रो का मैग्नीट्यूड, मतलब इसको मैं अगर वेक्टर समझूं, रो 1 को अगर मैं वेक्टर समझूं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, जो आपको फिजिक्स में मेरे ख्याल से पता होगी कि अगर समझ लो 1 2 3 कोई वेक्टर है, से आर बार इक्वल टू 1 2 3 है, तो उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, तो इस तरह से फाइंड करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो इसी हिसाब से इसकी अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड की जाए, रो 1 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, है ना। तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा 1। अगर रो 2 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड की जाए, तो वो भी आपको वही मिलेगा, क्या, मेरे ख्याल से 1। और अगर कोई बंदा बोलेगा, जैसे ये मैंने बता दिया दोनों रो को लेकर, कोई बोलेगा सर मुझे यहाँ पे कॉलम को देख के करना है, तो मैं बोलूँगा कॉलम में भी वही आएगा। देखो अगर मैंने कॉलम 1 कर दी, और कॉलम 1 क्या बन जाएगा, वही कोस थीटा साइन थीटा, और उसका अगर मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया तो वही आएगा 1। या फिर कॉलम 2 का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करने जाओगे, तो वही साइन स्क्वायर प्लस माइनस कोस का स्क्वायर, वही कोस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हमेशा ही आंसर क्या आ जाता है, 1 1। ऐसा अगर 1 आंसर आता है तो वो हमेशा ही क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, चलो एक मिनट, हाँ जगह, ओके दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू से लेते हैं, चलो कोई एग्जांपल 1/√3 1/√3 प्लस माइनस देते रहना, ठीक है। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि ये हमेशा ही क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना। तो इसमें आप देखोगे तो क्या होगा, देखो पहली रो को अगर पहली समझ लो मैंने पहली रो ली, अब पहली रो में जो आएगा वही रो 2 में आएगा, वही रो 3 में आएगा, उसी को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में भी उसी हिसाब से मैग्नीट्यूड बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसा कुछ है। पहले का स्क्वायर 1/3 1/√3 का स्क्वायर, दूसरे का भी स्क्वायर 1/3 है, तीसरे का भी स्क्वायर 1/3, 3/3 इक्वल टू 1, सो आंसर इज 1, है ना। रो 1 देखो या रो 2 देखो, एवरी रो या फिर एवरी कॉलम के अगर आंसर 1 मैग्नीट्यूड आ रहे हैं, तो वो हमेशा ही क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, चलो हाँ दूसरा एग्जांपल 1/√2 0 - 1/√2, फिर 0 - 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। और एक और ले लेते हैं 1/√2 - 1/√2 एंड 0, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो हाँ, तो इसमें भी अगर आप देखोगे कॉलम रो 1 रो 2 रो 3 किसी का भी अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करने जाओगे, सॉरी मैग्नीट्यूड फाइंड करने जाओगे, देन यू विल फाइंड 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1, है ना। तो ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है। तो आप कभी भी सोचोगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, तो हमेशा ही आपको दिखाई देगा कि अगर रो और कॉलम, अगर मैंने दूसरा भी एग्जांपल ले लिया, चलो वही कोस साइन थीटा वाला, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 3/3 में अगर इसका एग्जांपल बनाना है तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो, है ना। ये वाला भी हमेशा ही क्या होगा, ऑर्थोगोनल, क्योंकि इसमें भी पहली रो को देखोगे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, दूसरी रो को देखोगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1, तीसरी को रो को भी देखोगे 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो आपको हमेशा ही आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर हमेशा ही 1 बनता है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, और आप इसको बराबर से समझ लेना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं ना, आप उसे भी देख सकते हो। देखो कोई भी रो का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जाओगे, √1 + 0 + 0, देखो आंसर 1, 0 √0 + 1 + 0 आंसर 1, √0 + 0 + 1 आंसर इज 1। सो एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी ऑल्सो बी इक्वल टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है, उसका कोई कंफ्यूजन है नहीं। एक मैट्रिक्स को एक से ज़्यादा नाम दे सकते हैं, है ना, जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं,
इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं, है ना, बहुत सारे नाम होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो एक ही मैट्रिक्स में अगर अलग अलग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी तो उसको वो नाम दे सकते हैं। दैट इज व्हाट द सिंपल फंडामेंटल थिंग्स इन मैट्रिक्स। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रखता हूँ। कल के लेक्चर में बाकी जो 3-4 मैट्रिक्स के टाइप है वो बाकी है, वो मैं ख़त्म करके थोड़े एग्जाम्पल करवाऊंगा ताकि जेडब्ल्यू के कोई पोर्शन में कोई चीज़ बाकी ना रहे। ठीक है, चलो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।